कल हमने जो पढ़ा था वो लास्ट टॉपिक था मोल फ्रैक्शन। लास्ट वाले लेक्चर में आपने देखा, उसके बाद उसके आगे का आ नहीं पाया था, दैट्स वाई मैं आज उसके आगे कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए तो बच्चों पहला टॉपिक हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। हमारा बड़ा इजी सा टॉपिक है ये, इसमें आपको ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, दैट्स इट। चलिए पहला टॉपिक हम यहाँ पर लेते हैं हमारे आइसोटॉप्स को। बहुत इजी पीजी टॉपिक है, बड़ा इजी है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये करते हैं। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे आइसोटॉप्स। सिंपल सी चीज है, बहुत इजी पीजी। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या हो जाता है, मास नंबर हो जाता है इसमें डिफरेंट। पढ़ते हुए आ रहे हो आप, आई थिंक बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए माने हाइड्रोजन जो हमारा रहता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से? पहला हो जाता है प्रोटियम, दूसरा हो जाता है ड्यूटेरियम, और बच्चों तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है, तीनों में अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 1, और मास नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3, मास नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आइसोटॉप्स होते हैं किसके? हाइड्रोजन के। अगर आप कार्बन के देखोगे तो C12, C13 और 14 ये आपके कार्बन में आ जाएंगे, और बहुत सारे होते हैं। तो आइसोटॉप्स बस सिंपल वो होंगे, एटॉमिक नंबर देखिए तीनों में सेम है ना, बट मास नंबर क्या हो जाता है, मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, उसको हम आइसोटॉप्स। ठीक है, सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारा बहुत इजी सा है, जिसको हम कह रहे हैं आइसो बार्स। कुछ भी नहीं करना है, आइसोटॉप्स को उल्टा कर देना है, उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा बिल्कुल उल्टा लटका दो। आइसोबार्स को अपोजिट रहते हैं आइसोटॉप्स के। इसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर यहाँ पर हो जाता है डिफरेंट, बट अगर हम बात करते हैं मास नंबर की, तो मास नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर क्या हो गया, मास नंबर हो गया सेम, उसको हम कहेंगे आइसोबार्स। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम एंड कैल्शियम होता है, पोटेशियम और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। पोटेशियम का कितना हो जाएगा, पोटेशियम का 19 होता है, और अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम का 20 रहेगा, लेकिन जो मास नंबर रहेगा इन दोनों का वो सेम रहता है। तो पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का ही मास कितना देखा जाता है, ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम दोनों का जो मास है वो कितना माना जाएगा, 40। हाँ, तो मास नंबर क्या हो गया, दोनों में सेम हो गया है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों ही हमारे आइसोबार्स कहलाएंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको। ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोबार। अभी हम नेक्स्ट ले लेते हैं आइसोटोन्स। म्यूजिक वाली फील आती है इसको, जैसी बोलती हूँ ना मैं, मुझे बड़ी म्यूजिक वाली फील आती है, आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होंगे, नाम से मालूम पड़ रहा है। देखो आइसोटोन्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आइसोटोन्स सिंपली क्या हो जाएंगे, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं बच्चों, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स बहुत ईजी है, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जैसे लाइक दैट नाइट्रोजन हो गया और क्या हो गया, कार्बन हो गया। बट यहाँ पे नाइट्रोजन जिसपे 14 है और कार्बन जिसपे 13 है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन 14 एंड कार्बन 13, इसको हम लेंगे। एटॉमिक नंबर 6 इसका एटॉमिक नंबर 7, बट मास नंबर दोनों के डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर अगर हम बात करेंगे तो दोनों के ही अंदर क्या रहेगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आइसोटोन्स के अंदर आ जाएगा। आइसोटोन्स के बाद में हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हो जाते हैं हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की हम बात कर लेते हैं। अभी ये भी नाम से मालूम पड़ रहा है बच्चों, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर रहते हैं उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ऐसे बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक दैट O2 नेगेटिव ले लो, N3 नेगेटिव ले लो। ठीक है, इन दोनों को मैं समझाती हूँ। देखो
तो ओ का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? ओ का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऊपर है माइनस चार्ज, जब भी माइनस चार्ज होता है तो जितना भी माइनस चार्ज रहेगा वो आकर क्या हो जाता है, जितना भी माइनस चार्ज रहता है वो आकर ऐड हो जाता है। तो जब भी माइनस चार्ज रहेगा तो उतना माइनस चार्ज आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 8 + 2 हो जाएगा ये, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, विच इज इक्वल्स टू 10 हो जाता है। ठीक है, N3 नेगेटिव की अगर मैं बात करूंगी तो ये हो जाएगा 7 + 3 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। इसमें आप नियॉन भी ले सकते हो, क्योंकि नियॉन का तो एटॉमिक नंबर ही कितना होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर ही 10 होता है। इसके अंदर आप ले सकते हो Na+ को, तो Na+ क्या होगा, एटॉमिक नंबर 11 होगा, है ना, 11 होगा, और उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे क्योंकि अभी ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो इन सभी के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसलिए ये स्पीशीज क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगे। तो ये चारों टर्म्स बड़ी इजी हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है और पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी है। आपने आइसोटॉप्स पढ़ा है, आइसोटॉप्स का ही जब हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो आइसोटॉप का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन रहेगा मास नंबर और आपको गिवन रहेगा परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, मतलब कि कितने परसेंटेज में आपका जो आइसोटॉप्स जो भी दिए हुए हैं वो प्रेजेंट है वो आपको दिया जाएगा। तो मास नंबर इन परसेंटेज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपको जो मास नंबर दिए हुए हैं वो मास नंबर कितने दिए हुए हैं, A1, A2 और A3, ये 3 जो आपके मास नंबर है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर किसी का भी मास नंबर आ सकता है। सपोज करो कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स दे दिए, तो कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स का 13, 14, 15 ये मास नंबर यहाँ पर आ सकता है। अब वो तीनों आइसोटॉप्स कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो परसेंटेज दिया जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि X1, X2, X3, है ना। इसमें भी आपको नंबर मिलेगा, जितने भी परसेंटेज में आपका पहला आइसोटॉप प्रेजेंट है वो उतने नंबर में सामने लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परसेंटेज दिया जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है निकालने का, A बार हमने यहाँ पर लिखा जिसको हम कह रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल आपको क्या करना है, देखिए A1 का X1 से मल्टीप्लाई, A2 का X2 से और A3 का X3 से, सीधा सीधा चला दो, बिल्कुल सीधा सीधा चला दो और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3। ठीक है, ये हो गया आपका, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और अपॉन की अगर मैं बात करूँ तो अपॉन में जो परसेंटेज आ रहा है वो परसेंटेज किस तरीके से आ जाएगा, X1 प्लस X2 प्लस X3, मतलब जितने भी परसेंटेज में आपके आइसोटॉप प्रेजेंट हैं वो परसेंटेज कहाँ आएगा, वो परसेंटेज आपका नीचे आ जाएगा और बाकी की जो भी वैल्यूज हैं वो कहाँ चली जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। तो A1 का X1 से मल्टीप्लाई, A2 का X2 से मल्टीप्लाई, A3 का X3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सम कर दिया है, और अपॉन में X1 प्लस X2 प्लस X3 हमने नीचे डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है एवरेज एटॉमिक मास बच्चों। इसके बाद अगर मैं और थोड़ी सी एक बेसिक टर्म आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ जिसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्कशन वाला टॉपिक है ये, STP एंड NTP। कभी कभी आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको दिए जाएंगे STP और NTP के अंदर, है ना। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब ये होगा कि इसके अंदर सारी चीजें जो आपको दी जाएगी वो स्टैंडर्ड रहेगी, लाइक दैट टेम्परेचर स्टैंडर्ड रहेगा, लाइक दैट प्रेशर स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रही हूँ, स्टैंडर्ड प्रेशर जब भी आएगा तो 1 बार आ जाएगा, 1 ATM आपको रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन होता है अगर हम देखें तो। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में वैल्यू स्टैंडर्ड से हट के होगी, टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में वॉल्यूम भी, स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी हम लेते हैं, तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है 22.7। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है सारी तो उस केस में जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम देखा जाता है वो 22.7 माना जाता है, 22.7 उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलार।
जो होता है वो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये एसटीपी एंड एनटीपी में कैलकुलेशन आती है। अगर आपको क्वेश्चन एसटीपी दे दिया है कि आपको एसटीपी के अंदर निकालना है, तो आपको सारी चीजें स्टैंडर्ड रखनी पड़ेगी, उसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ आपको स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ाया, एवरेज एटॉमिक मास। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं हमारा अगला टॉपिक, और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है, वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो हम हमारा अगला टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम यहाँ पर लेते हैं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, बड़ा ही इजी सा ये टॉपिक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों सबसे पहले तो क्या होता है, तो अगर एक वर्ड में बोलूँ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सबसे सिंपल फॉर्म होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो हमने यहाँ पर ब्यूटेन लिया, C4H10 ब्यूटेन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब C4H10 क्या है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C4H10 क्या है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ब्यूटेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो ब्यूटेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं कैसे निकालूंगी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर कार्बन 4 है तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, और हाइड्रोजन 10 है तो मैंने हाइड्रोजन को नीचे लिख दिया, और उसको अगर मैं कट करती हूँ तो 2 2 4 हो गया और 2 5 10 हो गया। ठीक है, तो 2 और 5 यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इससे ज़्यादा और ये डिवाइड हो सकता है क्या, ये 2 और 5 के फॉर्म में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, बट इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये यहाँ पर मेरा किस फॉर्म में चला जाएगा, ये जो रहेगा ये डेसिमल के फॉर्म में चला जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। तो C4H10 का अगर मैं बोलूँ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो C4H10 का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा C2H5। इसको मैं C2H5 का हॉल्ट वाइज करके भी लिख सकती हूँ। तो ये जो मेरा C2H5 आया है बच्चों, ये आ चुका है मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। आया समझ में? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपल फॉर्म होता है। अब इसके अंदर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, और आपको क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। आपको दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल से यहाँ पर टेक्निक बताऊंगी जिसके थ्रू आप एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। दोनों को निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसको कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पर बात करते हैं अगर फॉर्मूलाज की, तो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख दे रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो होगा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है, आपको कभी कभी मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। तो जब आपको मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा तो आपको एक नई चीज़ दी जाएगी जिसको हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी। बच्चों, क्या दिया जाएगा, वेपर डेंसिटी दिया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो जाएगा। सेकेंड फार्मूला की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो सेकेंड फार्मूला जो आपका यहाँ पर यूज़ होगा वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एन की वैल्यू, है ना। तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ठीक है, और उसके अपॉन में आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, है ना। तो एक आपको क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और उसके अपॉन में क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जिससे आपकी एन की वैल्यू निकलेगी। अब ये एन क्या है, ये मैं भी आपको जब करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि एन क्या है। तो थर्ड फॉर्मूला आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए होगा, जो हमें पूछा जाएगा एग्जाम में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला
एम्पेरिकल फॉर्मूला और उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर n, मतलब जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा उसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, n का हो जाएगा। और n कहाँ से निकलेगा बच्चों, n ऊपर वाले फॉर्मूले से निकलेगा। देखो अभी ये फॉर्मूले आप लोग बहुत अच्छे से देख लो, इसके बाद आगे जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी यहाँ पर कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आगे जब मैं आपको और कम करवाने वाली हूँ तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिसके थ्रू आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों, कार्बन आपको दिया हुआ है, कार्बन आपको दिया हुआ है 40% में, कार्बन कितना दिया हुआ है 40% में कार्बन दिया हुआ है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन दिया हुआ है 6.67% में, आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन आपको कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 53.33%। ये तीन चीज़ें आपको दी हुई है, कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको वेपर डेंसिटी भी गिवन है। अगर मैं बात करूँ तो वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है, वेपर डेंसिटी आपको 60 दे रखी है। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक तो आपको निकालना है हमारा प्यारा सा छोटा सा एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक तो आपको ये निकालना है और दूसरा आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब दोनों ही चीज़ें आपको निकालना रहेंगी। तो क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस भी एलिमेंट का हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना रहेगा उसके परसेंटेज दिए हुए हैं, पेपर डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को करने में। सबसे पहला जो कॉलम आप बनाओगे तो सबसे पहला कॉलम आपका आ जाएगा एलिमेंट का कॉलम। सबसे फर्स्ट कॉलम आपको लेना है एलिमेंट का कॉलम ले लेना है। सेकंड जो कॉलम आप लोगे वो ले लोगे मास का कॉलम। ठीक है, थर्ड जो कॉलम आपको लेना है वो मोल्स के लिए लेना है। और फोर्थ जो कॉलम आपका आएगा वो आएगा सिंपल रेशो। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। इसको आप रफली बना सकते हो क्योंकि हमको तो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, तो मैं इतना कुछ सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट बच्चों नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तीन एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। कितने कितने परसेंटेज में दिए हुए हैं, कार्बन है 40% के अंदर, हाइड्रोजन आपका दिया हुआ है 6.67% के अंदर, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन दिया हुआ है 53.33% के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाले का काम खत्म। अब अगर हम इनके मास की बात करें तो हमको इनके मास रखना पड़ेंगे। कार्बन का मास कितना होता है बच्चों, कार्बन का मास सभी जानते हैं, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास हो जाता है 1। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का मास हो जाता है 16। तो सेकेंड वाले कॉलम में हमने क्या रख दिया है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तीनों के मासेस निकाल के रख दिए। अब हम निकालेंगे मोल्स, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। सो मोल्स निकालने के लिए हमको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर देखो ये वाली टर्म लेना है और ये वाली टर्म लेना है। एलिमेंट जितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो लिखना है और एलिमेंट का जो भी मास है उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो ये 40/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.67/1 और ये हो जाएगा आपका 53.33 विच इज डिवाइडेड बाय 16। आया समझ में? तो इनको लेना है, इससे डिवाइड कर देना, इसको लेना है, इससे डिवाइड कर देना, इसको लेना है, इससे डिवाइड कर देना। 40/12 अगर मैं करूंगी तो लगभग जाएगा 3.3। ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा 6.67 और इसको अगर मैं डिवीजन करती हूँ तो ये भी लगभग जाएगा 3.3। ठीक है, ये हमने निकाल लिए हैं बच्चों मोल्स। ठीक है, ये हमने मोल्स निकाल लिया है। अब हम हमारा सिंपल रेशो निकालेंगे। देखो तो सिंपल रेशो कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको क्या देखना है, जैसे ही आप मोल्स निकालोगे तो आपको इन तीनों नंबर्स पे ध्यान देना और इन तीनों नंबर में आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छुटकू वाला नंबर कौन सा है। तो 3.3, 6.67 एंड 3.3, सबसे छोटा नंबर 3.3 ही नजर आ रहा है। ऊपर भी 3.3 है, नीचे भी 3.3 है। जो भी आपको जो भी सबसे छोटा नंबर नजर आता
आता है उस सबसे छोटे नंबर से तीनों को क्या कर देना है, तीनों को आपको सीधा सीधा डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम जब डिवीजन करेंगे तो 3.3 का 3.3 से कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 1। 6.67 का 3.3 से करेंगे तो ये भी लगभग लगभग 2 के इक्विवेलेंट जाएगा, और 3.3 का 3.3 से कर देंगे तो ये भी लगभग लगभग किसके इक्विवेलेंट जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि हमारा निकल चुका है। बोले मैम कैसे निकल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी नज़र आएगा। देखो कार्बन कितना था, निकला था, कार्बन ओनली 1 था, तो यहाँ कार्बन 1 लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना था, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर मैंने CH2 कर दिया। और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, तो ऑक्सीजन मैंने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन को मैंने 1 कर दिया है। तो ये सिंपली मेरा क्या निकल गया है, ये सिंपली मेरा निकल गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, अभी आपको यहाँ तक आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर हमने कवर अप कर लिया। आगे हम बढ़ते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला के आगे की साइड। अगर हम बढ़ें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के आगे अब हमें इसी क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो एक स्टेप थोड़ी सी मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रही हूँ बस। देखो वो लास्ट से ही आप हम कंटिन्यू करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा निकला है, हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा आया है CH2O, है ना, CH2O आया है। तो कार्बन हमारा एक है जिसका 12 + 2 + 16, तो बच्चों कितना हो गया, ये देखो जरा, ये हो गया है 30। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, फिर हमने निकाल लिया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालने के बाद में अब हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो मॉलिक्यूलर मास होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी थी, वेपर डेंसिटी 60 दे रखी है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास हो गया 120। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एन का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, इसे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कर रही हूँ। आपको एग्जाम में डायरेक्टली करना है तो आपको इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको तो सीधा सीधा क्वेश्चन निकालना है। तो N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, देखो 120 है। यहाँ पे मैंने सीधे सीधे उठा के बच्चों 120 लिख दिया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है मेरा 30। ठीक है, 0 0 3 4 12 है ना, 4 आ गया। एन की वैल्यू सीधे सीधे निकल गई जो कि है 4। अब इस एन की वैल्यू से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला की पावर n। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारा CH2O, और n की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो यहाँ मैंने 4 रख दिया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है C4H8O4। ये मेरा आ चुका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों है ना, बड़ा इजी पीजी वाला टॉपिक, इजी पीजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी पीजी टॉपिक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको करवा दिया यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है स्टाइक्योमेट्री। बट आई होप आप लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वाला जो भी टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आपको मुझसे पूछना है। इसके अलावा आप लोगों को जितने भी नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से भी है, सोफिया मैम के नाम से, और सिंह साहब के नाम से भी है। दोनों टेलीग्राम चैनल के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए। स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री। चलिए तो रेडी हो जाइए अभी तक के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो क्योंकि स्टोइकियोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा मोल कॉन्सेप्ट है उतना ही ज़्यादा स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अभी स्टोइकियोमेट्री जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ यहाँ पर,
इसको लर्न करने की जो एक ट्रिक है, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, स्टोइक्योमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो आपको दो चीज़ें क्लियर होना चाहिए। देखो, बस दो चीज़ें, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपको सिर्फ दो चीज़ें बोलूँगी कि स्टोइक्योमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें क्लियर करनी है। पहली चीज़ जो आपको क्लियर करनी है कि रिएक्शन आपकी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आपको बैलेंसिंग परफेक्ट होना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो। दूसरा, आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और मोल्स निकालने आपको आने चाहिए। दो चीज़ें हैं और इन दो चीज़ों में हम जंग जीत जाएंगे स्टोइक्योमेट्री की, ठीक है। फिर अगर ये दोनों चीज़ें आपसे हो गई ना, बैलेंसिंग हो गई और मोल हो गए ना, तो आप स्टोइक्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसको पट से हेडशॉट मारोगे, बोलोगे मैम बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, तो स्टोइक्योमेट्री पढ़ते हैं। स्टोइक्योमेट्री पढ़ने के पहले बैलेंसिंग एंड मोल्स, इन दोनों पे फोकस करना है। तो मोल का एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बस वो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर लिखवा दे रही हूँ, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, N इज इक्वल्स टू में W/M गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये जो मोल का फॉर्मूला है ये बहुत अच्छे से याद कर लो, इसी के ऊपर मैं स्टोइक्योमेट्री पूरी बेस करके आपको समझ, ठीक है। बैलेंसिंग आपको पता ही है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस, ठीक है। तो दो टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब स्टोइक्योमेट्री को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेने वाली हूँ, बहुत इजी पीजी वाला हमारा एग्जांपल है। तो हाइड्रोकार्बन आप सभी लोग जानते हो, मैं यहाँ पर मिथेन का एक एग्जांपल लेने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर मिथेन को लेते हैं थोड़ा सा, ये मैंने लिया मिथेन को। मिथेन होता है CH4 और मिथेन को लेके मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रही हूँ, किसके साथ में रिएक्शन करवा रही हूँ, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रही हूँ। तो CH4 को लेंगे और किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। मतलब हम बेसिकली मिथेन को बर्न कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब मिथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहेंगे CO2, और आपका निकल जाएगा वाटर, ठीक है। ये मैंने रिएक्शन लिख दी। क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे दे, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो इक्वेशन देगा। क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे बोलेगा इस रिएक्शन में मिथेन जो है वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता है। तो ये रिएक्शन आपको बनानी आनी चाहिए। अभी आपने बना ली। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला था कि आपको फोकस किस पे करना है, बैलेंस और मोल्स पे। तो पहली स्टेप की तरफ हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज हमको बैलेंसिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन हो रहे हैं 2 और 1 3। तो क्यों ना हम इसके आगे 2 लगा दें। अगर हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएंगे, और हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हाइड्रोजन मेरे हो जाएंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी हो रहे हैं 4, ठीक है। तो आई थिंक मेरे मिथेन भी हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं, और मेरा हाइड्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं। अब बच्चों, इस इक्वेशन को अगर मैं बात करूँ कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइक्योमेट्री कैसे एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, बोला जाए इसको स्टोइक्योमेट्री के बेसिस पे एक्सप्लेन करो, इसको आप कैसे इस इक्वेशन को डिफाइन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइक्योमेट्री, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिएगा। देखें, तो बिना बकवास के आगे बढ़ते हैं। CH4 जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि CH4 के आगे कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये कितना है, ये है आपका 1 मोल, ठीक है ना। ऑक्सीजन के आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑक्सीजन के आगे भी कुछ नहीं है, तो ये भी है आपका 1 मोल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे भी कुछ भी नहीं है, तो ये भी है आपका 1 मोल, है ना। वाटर के आगे कितना है, वाटर के आगे 2 है, मतलब ये है आपका 2 मोल। बच्चों, ये जो आगे नंबर होते हैं, ये नंबर होते हैं स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट। क्या होते हैं ये नंबर सीधे सीधे आपके होते हैं स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट ना। तो यहाँ पर अब ये जो आपको 2 नजर आ रहा है, ये जो 2 है, इस 2 को हम क्या बोलेंगे, इस 2 को हम बोलेंगे स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखना है। और स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हम कब लगाते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लगाते हैं जब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, तब हम लगाते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग हम मोल्स निकालेंगे कि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 मोल, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मोल, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मोल, और इसके आगे कुछ नहीं तो 2 मोल,
ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। या तो अगर मोल के फॉर्म में आप स्टोइकियोमेट्री की बेसिस पे इसको डिफाइन कर रहे हो तो आप इस तरीके से बोलोगे, व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन इज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन इट गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर, मोल बोलते हैं मोल्स, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका बता रही हूँ। अभी CH4 आप लोग बताइए कि CH4 जो है, CH4 का अगर मैं निकालूं कि CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो जरा बताओ। कार्बन के 12 और हाइड्रोजन के 4, तो यहाँ पर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया। कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 4 है, तो 16 ग्राम हो गया है। एक ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसके ऊपर मास होता है 16, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, मैंने एक गड़बड़ करी, मैंने इसके आगे 2 नहीं लगाया है। हाँ जी, ये गड़बड़ हो गई है मुझसे, कोई बात नहीं, मैंने इसके आगे अब लगा दिया 2, क्योंकि अब ये बैलेंस नहीं हुई थी, तो अब ये 2 एंड 2 4 हो गए, बच हो जाती कभी कभी। यहाँ पे मैंने अभी 2 लगा दिया है, और इसीलिए इसको चेंज करके मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 2 मोल्स, है ना। तो बच्चों 1 मोल ऑफ मिथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा, सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा और 2 मोल ऑफ वाटर देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे से गलती हो गई थी, मैंने देखा नहीं। तो 16 ग्राम किसके हैं, 16 ग्राम है यहाँ पर हमारे मिथेन के। और ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो होता है यहाँ पर 16, 2 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 32, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा, उसका मास 32 होगा, ठीक है। तो 32 इंटू 2 तो हो गया 64, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया है, पर अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना है 64 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 64 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं अगर बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 44 ग्राम, और वाटर की अगर मैं बात करूँ तो एक वाटर के ऊपर 18 होता है मोलर मास, 2 है तो कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, 16 ग्राम ऑफ मिथेन इज रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन इट गिव्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 2 तरीके हो गए, या तो आप मोल के फॉर्म में बोलोगे तो 1 मोल, मतलब 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 मोल इज इक्वल्स टू 16 ग्राम, ऐसा भी बोल सकते हो मीथेन की अगर हम बात करते हैं इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको किसके फॉर्म में लेके जाएंगे, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर लीटर में अगर हम लेते हैं, इसके वॉल्यूम के बेसिस पे अगर देखें तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है, एक मोल का स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है 22.4, ठीक है। तो 22.4 लीटर इतना होता है एक मोल का, एक मोल का स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर कोई भी पूछे कि स्टैंडर्ड मोलार वॉल्यूम कितना होता है तो 22.4 होता है बच्चों, क्लियर है। तो ये यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी, और जब भी 1 मोल की बात होगी तो स्टैंडर्ड में 1 मोल के अंदर कितना मास रहेगा 16 ग्राम रहेगा। 2 मोल के अंदर अगर 2 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन है तो उसमें होगा 64 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो 44, और 1 मोल अगर वाटर है तो 36, एंड 2 मोल है तो 1 मोल अगर है तो 18, और 2 मोल्स अगर है तो 36। इतना आपको क्लैरिटी हो गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, अभी मैं इसी का आपको क्वेश्चन बना के देती हूँ, ठीक है। इसी का अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करें तो उसका क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रही हूँ आपको, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन 16 ग्राम ऑफ methane is burned in air। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो हमको क्या करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है जब हमारा 16 ग्राम ऑफ मिथेन किसमें बर्न हो रहा है, एयर में बर्न हो रहा है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन आपको बनाना मैंने ऑलरेडी सिखा रखी थी, इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं। तो देखो मिथेन हो गया CH4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो O2, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका CO2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका H2O, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए हम इसके आगे 2 लगा देते हैं और इसके आगे भी 2 लगा देते हैं, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन की, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें
यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों, मैंने आपको बोला था कि आपको एक तो बैलेंसिंग पे फोकस करना है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स पे फोकस करना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑफ मिथेन दिया हुआ है। तो मेरे को और कुछ भी नहीं पता है, मेरे को सिर्फ यहाँ पर मिथेन नजर आ रहा है और मिथेन के नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 16 ग्राम, जो कि उसका वेट है। अब मुझे जो भी वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, मैं आंख बंद करके उसके मोल्स निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिथेन के मोल्स निकालूंगी, तो मोल्स ऑफ मिथेन अगर मैं निकालती हूँ तो मोल्स ऑफ मिथेन निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला करना पड़ेगा N=W/M। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगी, N=W/M। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होगा मेरा मोल्स का फॉर्मूला। तो N= अगर मैं लगाती हूँ W/M, तो यहाँ पर मुझे गिवन मास कितना दिया हुआ है बच्चा, यहाँ पर मुझे गिवन मास दिया हुआ है 16, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है 16, है ना। और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर मिथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल गया बेटा, 1 मोल, है ना। तो 16 ग्राम क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है और मैंने उसमें मोल निकाले, तो 16 ग्राम के अंदर मेरा कितना मोल निकला है बच्चा, 16 ग्राम के अंदर मेरा निकला है 1 मोल। 16 ग्राम में कितने मोल निकले हैं, 16 ग्राम में मेरे निकले हैं 1 मोल। अब मुझे इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इसके अंदर कैलकुलेट करना है, 16 ग्राम में मेरे 1 मोल निकले हैं। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जैसे जो भी मुझे मास दिया जाएगा, पहले मैं उसके मोल निकाल लूंगी, मैंने उसके मोल निकाल दिए। अब इसकी हेल्प से, क्योंकि जब 1 मोल ऑफ मिथेन है तो 1 मोल ऑफ मिथेन क्या कर रहा है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो 16 ग्राम में कितने मोल हैं, 16 ग्राम में 1 मोल है। अब अगर 1 मोल ऑफ मिथेन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना देगा, वो 1 मोल ही देगा, क्योंकि मिथेन 1 मोल आया है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने दे रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 ही देगा ना। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है तो हमें यहाँ पे मोल पता चल गया है। अब जैसे ही हमको यहाँ पर मोल पता चल गया है, फिर से हम हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, N=W/M। ये हमको कार्बन डाइऑक्साइड का क्या पता करना है, मास पता करना है। मास पता करने के लिए फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दे रखी है 1। गिवन मास अगर मैं बात करूं तो वेट मुझे निकालना है, और मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। तो W की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है 44। तो 1 मोल के अंदर मेरी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली है, तो 1 मोल के अंदर मेरी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो निकली है 44 ग्राम। तो ये मेरा आ चुका है फाइनल आंसर 44 ग्राम। क्लियर है ना, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर यही सेम क्वेश्चन मेरा ऑक्सीजन के ऊपर आता, मान लो मुझसे ऑक्सीजन का मास पूछा जाता, तो ऑक्सीजन का मास अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं वापस से अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करती कि मिथेन मुझे 16 ग्राम दिया हुआ था, तो मैं पहले मिथेन की क्या निकालती, मिथेन के मैं मोल्स निकालती। मिथेन के मोल्स निकालने के बाद में देन मैं ऑक्सीजन का निकालती यहाँ पर मास, ऑक्सीजन का मास यहाँ पर कैलकुलेट करती। तो ये 1 मोल होता तो मेरा ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, ऑक्सीजन 2 मोल्स हो जाता है, क्योंकि जब मिथेन 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 मोल, है ना। जो चीज गिवन है उसके पहले मोल्स निकालो, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो। तो ये जब 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने हैं 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑक्सीजन कितना हो जाता, ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाता मेरा 2 मोल। अब बस मैं नंबर ऑफ मोल्स का यही सेम फॉर्मूला मुझे लगाना है, एन की जगह पे 2 रख देती। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 64 यहाँ पर मैं रख देती मॉलिक्यूलर मास, और मेरा वेट निकल आता। तो सो सिंपल, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ आपके लिए। चलिए स्टूडेंट, तो हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टाइकियोमेट्री का तो है ना, बड़ा इजी पीजी सा टॉपिक हमारा स्टाइकियोमेट्री। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोले मैम हर क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का ही मास आ जाता है क्या, तो टेंशन मत, अभी में चेंज भी होगा कुछ। व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन देन बर्न एयर, ठीक है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है जब 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन किसमें बर्न हो रहा है, एयर के अंदर बर्न हो रहा है। बड़ा इजी पीजी वाला क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आप लोग। मैंने आपको बोला है स्टाइकियोमेट्री के अंदर आपको 2 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, फर्स्ट इज बैलेंसिंग, सेकंड इज मोल, बस दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं हमको, सब बहुत इजी पीजी है। चलो, तो ब्यूटेन की रिएक्शन बना लेते हैं। तो C4
H10, ये होता है ब्यूटेन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो मैं इसको ले लेती हूँ O2 और निकलेगा हमारा वही CO2 प्लस, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बैलेंसिंग कर देते हैं, तो 13/2 इसके आगे हम लगा देंगे बाई 2, यहाँ पर अपना सॉरी 30/2 क्यों लगा दिया है, बाई 2 तो बाई 1 सेकेंड, ओ देखते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं 8 × 16 और कार्बन यहाँ पर कितने हो गए हैं, C4 हो रहे हैं, यहाँ पर 8 मैंने कर दिया है, तो आगे मैं अगर यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 × 20 हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 10 कर देती हूँ, तो ये 20 हो गया, तो 10 और 16 कितना हो गया, ये 10 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, फिर मैं बात करूँ तो, और 16 और 10 26 और 13 × 2 = 26, अरे हो गए, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो 4 × 2 = 8 और यहाँ पर 8, हाइड्रोजन 10 × 20, 10 × 20, ऑक्सीजन 13 × 2 = 26, 8 × 16 प्लस 10 20। चलो बैलेंस हो गया है, पहली स्टेप हमारी हो चुकी है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको इस पर फोकस करना पड़ेगा। इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, देख लो वहां पे दिख रहा है 5.8, सीधा सीधा दिख रहा है, देखो 5.8 है ना, बस यहाँ पर हम लिख देते हैं 5.8 ग्राम हमको दिया हुआ है। जो चीज दी हुई है सारा की सारा फोकस उठा के यहाँ से उस पर ले लेना है, और फोकस इतना करना ही है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमको, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, N = W/M, जो भी चीज दी हुई है उसके क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन वेट दिया हुआ है 5.8, मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा निकाल देती हूँ साइड में आप लोगों के लिए ब्यूटेन का, तो 4 × 12 + 10 यही होगा ना। देखो कार्बन कितना होता है, 4 है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है ना, तो 4 × 12, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, +10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 58, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया अपना, ये आ चुका है अपना 58, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर अपन बढ़ा देते हैं 0, तो 1/10, और 1/10 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.1। तो बच्चों सीधा सीधा आपके मोल्स कितने आ गए हैं, 0.1 यहाँ पर मोल आ गए हैं। तो बहुत ईजी है ना, बस जो दिया हुआ है उस पर फोकस करना है और लिख देना है। चलो तो 0.1 यहाँ पर मोल आ गए हैं, है ना। अब बात ज़रा ध्यान से, ब्यूटेन के कितने मोल्स हैं, 0.1 मोल है। हमको किसका निकालना है, हमको इसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहली चीज तो जो भी हमको निकालना रहता है उसके पहले हम मोल निकालते हैं। तो मोल हम कैसे निकालेंगे, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ जाना है, यहाँ 1 मोल 0.1 मोल में कंफ्यूज मत होना। अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ। तो देखो 2 मोल ऑफ ब्यूटेन कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जरा देखो, देखो यहाँ पर देखो 2 मोल ब्यूटेन ये दे रहा है 8 मोल CO2, है ना। 2 मोल ऑफ ब्यूटेन 8 मोल ऑफ CO2 दे रहा है, ठीक है, दे रहा है ना। तो 1 मोल कितना देगा जरा बताना, 4 टाइम्स है ना, 2 मोल ब्यूटेन है और 8 मोल CO2 दे रहा है, मतलब जस्ट 4 टाइम्स दे रहा है। तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल देगा 4 मोल CO2, 1 मोल कितना देगा, 1 मोल देगा 4 मोल, 2 मोल 8 दे रहा है, 2 8 दे रहा है ना, 4 टाइम्स दे रहा है, तो 1 कितना देगा, 1 4 देगा, है ना। 1 मोल कितना दे देगा, 4 मोल दे देगा। और हमको कितने में निकालना है जरा देखो तो, 0.1, 0.1 कैसे निकला, 5.8 का हमने 0.1 से निकाला, तो 0.1 मोल कितने देगा बताओ, 0.1 मोल देगा 0.4 मोल, इजी ना निकालना। 0.1 मोल कितना देगा, 0.1 मोल देगा 0.4 मोल। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पहले जो वेट दिया हुआ था वो लिया, फिर उसका जो भी मेरे को मोल दिए हुए थे वो मैंने मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से देखा कि 2 मोल ऑफ ब्यूटेन 8 मोल दे रहा है, तो 1 मोल देगा 4, मुझे 0.1 के लिए निकालना है, तो 0.1 मोल कितने कार्बन डाइऑक्साइड देगा, 0.4। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर 0.4, ये आपका सीधा सीधा यहाँ पर मोल आ गया, 0.4 मोल आ गया। अब हमको क्या करना है, इतना करने के बाद में, जब हम इतना करेंगे तो इतना करने के बाद हमको सिंपल सी चीज़ करना है, हमको नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/M, है ना। तो
अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके, कितने नंबर ऑफ मोल्स, 0.4 मोल में हमको मास निकालना है। देखो 0.4 मोल हमको लेना है और इसमें हमको मास निकालना है। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ 0.4 वेट हमको निकालना है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मैं बात करूँ तो, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 44, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 32, ठीक है, 32 और 12 44। 44 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ में, 44 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 के साथ में, 4 4 द 16, 17 एंड 17.6, यहाँ पर हमारा जो वेट है वो कितना आ जाएगा, 17.6 आ जाएगा। मतलब ये जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो कितने बनेंगे, 17.6 ग्राम इतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे अगर 0.1 मोल साथ में 0.1 मोल कितना देगा, 0.4 मोल देगा। और 5.8 ग्राम अगर ब्यूटेन है तो 17.6 ग्राम क्या हो जाएगा, 17.6 ग्राम यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा 17.6। ठीक है ग्राम, ये आपका आंसर। आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाला। अब मैं आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन से करके बताती हूँ। तो ऑक्सीजन से थोड़े से चेंजेस आपको यहाँ पर करना पड़ेंगे, तो वही मैं करके यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर ले रही हूँ। तो सेम क्वेश्चन है पूरा की पूरा, बस आपको क्या करना है, बस आपको सिंपली मास ऑफ ऑक्सीजन आपको यहाँ पर निकालना है। सेम क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दे रही हूँ आपको C4H10 प्लस O2 देन इट गिव्स CO2 प्लस H2O। सेम क्वेश्चन देखिए मैंने वापस से लिया है। बैलेंसिंग अगर मैं यहाँ पर करूँ तो 13, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाता है 10। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जो C4H10 आपको दिया हुआ था वो था 5.8 ग्राम, जिसमें हमारे मोल निकले 0.1 मोल जो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब ऑक्सीजन अब मुझे यहाँ पर निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बच्चों लगाना है कि देखो 2 मोल ब्यूटेन, 2 मोल ऑफ ब्यूटेन कितना दे रहा है, 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। 2 मोल ऑफ ब्यूटेन कितना देता है, 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन हमको निकालना है। तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कितना देगा, 13/2 मोल ऑफ O, है ना। 1 मोल कितना देगा, 13/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन देगा। देखो 2 मोल कितना दे रहा था, 13 मोल ऑक्सीजन दे रहा था, तो 1 मोल कितना देगा, 13/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कितना देगा, 13/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और 0.1 मोल कितना देगा, 0.1 मोल ब्यूटेन कितना देगा। तो ये स्टेप बहुत ध्यान से समझना। तो 0.1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13/2 को लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 का। क्लियर है ना, कैसे किया मैंने, पहले मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से देखा कि 2 मोल कितना दे रहा था, 13 दे रहा था। फिर मैंने 1 मोल का निकाला, तो 1 मोल कितना हो जाएगा, 13/2 मोल हो जाएगा। जब मेरे को 0.1 में निकालना है तो मैंने 0.1 के लिए बस क्या किया, जो 1 मोल का था उसमें 0.1 का क्या कर दिया है, 0.1 का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पॉइंट हटाया, यहाँ पे बढ़ गया 0, इसको सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं। 20 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितना जाएगा, ये लगभग 0.6, 120, 0.65। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो आपका सीधा सीधा मोल आ चुका है ऑक्सीजन का, 0.65 मोल आपका आ गया है। तो मोल वाली जो कहानी है वो आपकी हो चुकी है कंप्लीट। अब मोल के अलावा हमको ऑक्सीजन का क्या निकालना है, मास निकालना है। मैंने आपको सिंपल सा बोला था स्टार्टिंग में, बैलेंसिंग एंड मोल, बस ये 2 चीजें कर लो, मैं पूरा करवा दूंगी। जो चीज मुझे ग्राम में दी गई थी उसके मैंने पहले मोल निकाल लिए, मोल निकालने के बाद में उसी के हेल्प से स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प लेके मैंने ऑक्सीजन के मोल निकाले। और अब मैं यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाली हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का, और उससे मैं ऑक्सीजन के मास निकाल लूंगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मास अगर मैं यहाँ पर निकालूंगी तो ऑक्सीजन के मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर N = W/M का
फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास में ऑलरेडी है 0.65। गिवन वेट मुझे निकालना है, और अगर मैं ऑक्सीजन का मास यहाँ पर देखूँ तो ऑक्सीजन का मोलर मास यहाँ पर कितना होगा। देखो डाई ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का कितना होता है, O2 का होता है 32, 32 में मल्टीप्लाई कर दो। हाँ O2 का कितना है, 32 होता है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करना है, 32 होता है ना, बस 32 ले लो। यहाँ पर ले लेना है आपको 32। गिवन वेट कितना है, और यहाँ पर आपने 32 ले लिया है। बस 32 लेने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो W की जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर ले लेनी है। 32 का 0.65 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका O2 का क्या हो जाएगा, O2 का मास हो जाएगा। मैं भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपको क्लियरेंस हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर निकालना है। तो आपको सिंपल ये चीज़ें करनी है, और इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पर मास निकाल सकते हो। तो बहुत सिंपल सी देखिए मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताया है, और इस कॉन्सेप्ट से आप इजीली मास यहाँ पर कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, ये स्टाइकियोमेट्री है। अब यही क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाता बच्चों, क्या पूछा जाता, वॉल्यूम पूछा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती, जो भी आपसे वॉल्यूम पूछा जाता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम के केस में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहता है, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलार वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलार वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम आपको जो भी दिया हुआ रहेगा वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, वो आपको ऊपर की साइड रखना है, और मोलार वॉल्यूम कितना होता है 22.4, वो आपको नीचे की साइड रखना है, और उससे आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। तो वो आप सिंपली कर सकते हो, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, वो बहुत ईजी से क्वेश्चन उसके आते हैं, तो आप इजीली आई थिंक कर लोगे, उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक का आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एकदम, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद का जो है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं अब लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कोई भी रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक होता है हमारा एक्सिस रिएजेंट। ये दो टाइप के रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और जो एक्सिस में बचता है वो एक्सिस रिएजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग कहाँ पर गए, ट्रेन में गए, ट्रेन में 300 सीट्स थी, पैसेंजर्स कितने थे, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रेन की जो 300 सीट्स है, 200 सीट्स पर वो पैसेंजर्स तरीके से बैठ जाएंगे, और 100 ऐसे ही रह जाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसके अंदर लिमिटिंग रीजन क्या हुआ, इसके अंदर एक्सिस रीजन क्या। तो जो 200 पैसेंजर्स हैं वो आपके हो गए लिमिटिंग रीजन, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गए ना, 200 थे, 200 की 200 जाके सीट्स के ऊपर बैठ गए। बट एक्सिस रीजन क्या हुआ, 300 सीट उसमें से 200 ही यूज में आई, 100 ऐसे ही बच गए। वो हमारा क्या हो गया है, वो हमारा हो गया है एक्सिस रिएजेंट। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट। ये मैंने एग्जांपल के, अभी एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से यहाँ पर रिएक्शन करता है, तो वो बनाता है वाटर। मैंने बैलेंसिंग करी क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, ये देते हैं 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, तो ये देते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे सिंपल ही पूछा गया है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके मोल ऑफ वाटर दे रहा है। क्वेश्चन मेरा आप लोगों के साथ में ये है कि मैंने अगर हाइड्रोजन को कितना कर दिया है, हाइड्रोजन को मैंने कर दिया 8 मोल, है ना, और ऑक्सीजन मैं आपको देती हूँ, ऑक्सीजन मैं आपको देती हूँ 3 मोल। और मैं आपसे अब पूछती हूँ कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज एक्सिस रिएजेंट, तो आपका जवाब क्या होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने के लिए आपका पूरा फोकस हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन पे होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है।
हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन कह रही है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या करता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वो 2 मोल ऑफ वाटर देता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन उसका जस्ट हाफ है। हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन उसका जस्ट हाफ है। मैंने आपसे बोला कि बेटा हाइड्रोजन अगर मैं कितना कर दूं, हाइड्रोजन अगर मैं 8 मोल कर दूं और ऑक्सीजन अगर मैं कितना कर दूं, ऑक्सीजन अगर मैं 3 मोल कर दूं, तो अभी बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या है। ठीक है, तो अगर ये 2 मोल है और 1 मोल ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो 8 मोल हाइड्रोजन पे 4 मोल ऑक्सीजन होना था, लेकिन है कितना, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही है। होना कितना था, 4 मोल्स होना था, लेकिन है 3 ही, है ना। तो अब ये जो 3 मोल है ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन 3 मोल है तो हाइड्रोजन पूरा की पूरा 8 मोल कंज्यूम होगा क्या, नहीं होगा। तो ऑक्सीजन अगर 3 मोल है तो हाइड्रोजन बच्चों कितना होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 मोल ही होगा। ठीक है, सो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, तो वाटर कितना देगा, वाटर के मॉलिक्यूल वो कितने देगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल देगा 6 मोल। तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्ट विथ 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देन इट गिव्स 6 मोल ऑफ वाटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया और इसमें एक्सिस रिएजेंट कौन सा हो गया। तो ऑक्सीजन क्योंकि मेरा यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर 3 मोल ही है ना, और ये पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर जो मेरा ऑक्सीजन रहेगा बेटा, ये ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं कहूंगी लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। ये हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। और हाइड्रोजन क्योंकि 8 मोल था लेकिन कंज्यूम कितना हुआ है, 6 मोल हुआ है, बाकी का तो बच गया है, तो ये हो गया आपका एक्सिस रिएजेंट। और इसमें कितना बचा अगर ये पूछ ले तो कैसे बताओगे कि 8 मोल था उसमें से 6 मोल ही रिएक्ट हुआ है, तो बच गया है 2 मोल। तो एक्सिस रिएजेंट कितना बच गया है, जो अनरिएक्टेड है वो है 2 मोल। तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं। आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखना आना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझना आपके लिए कंपलसरी है। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही उसको कंपेयर करना है और उसी से आप पता कर पाओगे व्हाट इज एक्सिस रिएजेंट एंड व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है वो लिमिटिंग है, दैट्स इट। और जो बच रहा है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है वो एक्सिस है ना। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कम वैल्यू दे रखी है ना, जितनी होना चाहिए उससे कम वैल्यू दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे को आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया कि 3 मोल था, होना था 4 लेकिन था 3, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट वाला मेरा रिएजेंट है हाइड्रोजन, इसको मैंने चेंज कर दिया। ये 3 मोल था तो मैंने इसका कितना लिया है, इसका 6 मोल। तो आपको ये थोड़ा सा माइंड लगाना आना चाहिए, तो आप इजीली पता कर पाओगे व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज एक्सिस रिएजेंट। तो यहाँ पर ये हमारा जो पूरा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है ये होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो भी बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ पाओगे। ये भी स्कोरिंग है, इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी क्वेरीज आती है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। प्लस हमारा जो टेलीग्राम के ऊपर चैनल है मेरे नाम से भी है और सिंह सर के नाम से भी है, तो वहाँ पर भी आपको नोट्स डाल दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बोला है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नोट लिखें, तो आप प्लीज़ PDF के फॉर्म में हमें नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो आपको जितने भी नोट्स टेलीग्राम चैनल दिए जाएंगे, कि आपको जो डाउट रहे सकते हो और काफ़ी इजी पीजी करो। और कम टाइम है लेकिन कम टाइम में हम कर सकते हैं अगर हम मेन टॉपिक पर, तो इजी पीजी बनाओ चीज़ों को और